Hello, dear students. So, students, today we will discuss another topic from chapter 7, Flora and Fauna. इससे पहले हमने स्टडी किया था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, क्या कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना. तो बेटा फ्लोरा और फोना ये दो टर्म्स हैं, क्या मीनिंग होता है इनका, चलिए देखते हैं. All the different kinds of plants living in their natural surrounding. All the different kinds of plants. Different kinds of plants. ठीक है, तरह तरह के जो प्लांट्स हैं जो अपने नेचुरल सराउंडिंग में, नेचुरली जो उनका हैबिटेट है, नेचुरल सराउंडिंग है उसमें रहते हैं, उसको बेटा हम फ्लोरा बोलते हैं. सादी भाषा में बोलूँगी कि नेचुरल मतलब अपने नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल हैबिटेट है, लिविंग प्लेस है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हैं रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो फ्लोरा वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स, याद रखना है आपने. फ्लोरा किससे रिलेटेड है, प्लांट से. इसी तरह से फोना, फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स. जितने भी तरह के एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं वो बनाते हैं फोना ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, किसी एरिया में कितनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं वो उस प्लेस का क्या है, फोना. तो फोना वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स एंड फ्लोरा इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स बनाते हैं फ्लोरा, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स बनाते हैं वहाँ का फोना. राइट. तो फ्लोरा और फोना किसी प्लेस का क्या बनाता है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट काइंड्स का फ्लोरा या फोना पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, दे कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस. वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी है. राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जिस जगह में रहते हो, ठीक है, तो आपके गांव में, आपके उस पर्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो आपके उस रीजन का क्या है, फ्लोरा और फोना. ठीक है. अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दे आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, अगर किसी भी एक कंपोनेंट में चेंज होगा तो डेफिनेटली दूसरा कंपोनेंट अफेक्टेड होगा, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, तो इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बनाए इन प्लांट्स एनिमल की वजह से. डिफरेंट काइंड के जो प्लांट और एनिमल्स हैं, अगर इनमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है, लॉस होता है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा. ठीक है, जो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है. ठीक है, और हम कितनी तरह के, मैंने पहले आपको बताया कितनी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. राइट. तो बस बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए. ठीक है, तो बहुत सारी क्या है बच्चों, कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए जो हैं कोशिश करती हैं. ठीक है, so government and non-government bodies at international, national and local level, they are constantly involved in the conservation of biodiversity programs, framing laws to protect the existing forest, wildlife and popularizing awareness programs for the conservation of biodiversity. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट लेवल्स की, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे, इनका काम बच्चों क्या है, इनका काम है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, कोई एक अकेला आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, तो इस काम को लोगों की मदद से ही करेंगे ना. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लॉज बनाते हैं. ठीक है, लॉज बनाते हैं टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. ठीक है, कुछ रूल्स लॉज होते हैं बनाए हुए कि फॉरेस्ट से लकड़ी को नहीं काटना है, परमिशन लेनी पड़ती है. तो इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. साथ में बहुत कई बार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है, अवेयरनेस के लिए लोगों में कि जो बायोडाइवर्सिटी है कितनी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और उसको हमें कंजर्व रखना चाहिए. राइट. अब बेटा इसी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है
IUCN, ठीक है, आपने सुना होगा नाम IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। IUCN को ही वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली IUCN इज नॉन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनका काम क्या है? टू स्टडी एंड असेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। मतलब कि पूरे विश्व में जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की स्टडी करना कि उनकी कंजर्वेशन हो रही है, कितनी स्पीसीज रह गई हैं, ठीक है, कौन सी स्पीसीज कम हो रही हैं प्लांट्स या एनिमल्स की, तो वो सारा जो डाटा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कलेक्ट करती है, ठीक है, ये इनका काम है। तो IUCN ने इसके लिए क्या किया है? मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, एक लिस्ट बनाई है जिसको बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। जिन स्पीसीज को खतरा है एक्सटिंक्ट होने का उनकी एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट बोलते हैं ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो बेटा क्या मेन एम है IUCN रेड लिस्ट का? इज टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट टुवार्ड्स द स्पीसीज दैट आर अंडर थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट कौन होते हैं? वो लोग, वो पर्सन्स जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके कंजर्वेशन में रोल प्ले करते हैं, वो पर्सन्स होते हैं कंजर्वेशनिस्ट। तो उनका ध्यान जो है फोकस करना किस तरफ? उन स्पीसीज़ की तरफ, वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ की तरफ जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जिनको खतरा है विलुप्त होने का। एक्सटिंक्ट क्या होता है बेटा? विलुप्त होना, ख़त्म होना, ठीक है। एक बार जो स्पीसीज़ इस दुनिया से चली गई वो नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो उनका ध्यान जो है उस तरफ खींचना, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं उनकी तरफ खींचना, एंड देयरफॉर प्रमोट देयर कंजर्वेशन प्रोसेसेस, ठीक है। और जो जिसकी तरफ फिर जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है, उनको खतरा है आगे, तो उनको फिर उनकी कंजर्वेशन करनी। तो ये मेन काम होता है IUCN रेड लिस्ट का, राइट, ठीक है। सो इसके लिए क्या किया हुआ है IUCN ने कि जो स्पीसीज़ हैं सारी उनको 9 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 9 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, कि अभी किसी गिवन एरिया में उस स्पीसीज़ का जो है कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कितना नंबर है, या पास्ट में कितना था, उसके बेसिस पे जो है 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अभी कितनी जो है जातियाँ प्लांट्स या एनिमल्स की हैं किसी एरिया में, पहले कितनी थी, ठीक है, उसके बेसिस पे स्पीसीज़ को जो है डिवाइड किया है 9 ग्रुप्स में। द डिक्लाइन इन देयर नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हैं? डिक्लाइन इन देयर नंबर, कि डिक्लाइन होता है डिक्रीज़ होना, कितना उनके नंबर में डिक्रीज़ हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि इतने सालों में उनका नंबर कितना डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एरिया में जो है वो पाई जाती हैं, तो इस बेसिस पे जो है इन स्पीसीज़ को डिवाइड किया हुआ है 9 ग्रुप्स में। कौन कौन से 9 ग्रुप्स हैं, नाम पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सटिंक्ट, ठीक है, नंबर 2 एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, नंबर 3 क्रिटिकल एंडेंजर्ड, नंबर 4 endangered, number 5 vulnerable, number 6 near threatened, number 7 least concern, number 8 data deficient, number 9 not evaluated। तो ये 9 ग्रुप्स हैं जो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने डिवाइड किया है द स्पीसीज ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, इनटू दीज 9 ग्रुप्स,
किसके बेसिस पे है, मैंने आपको बताया कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट में कितना था, अभी कितना है उन स्पीसीज़ का, नंबर में कितना डिक्रीज हुआ है, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया में वो मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे प्लांट्स या एनिमल्स की